हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया स्वस्थ और हमेशा खुश रहना चाहिए ना, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? प्रश्न काल व शून्य काल, अर्थात क्वेश्चन आंसर जो सेशन होता है वो, और 0 आवर, इन दोनों के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। हमने इसका एक लेक्चर 1 देख लिया, उसमें बात कर ली कि क्या इम्पोर्टेंस है प्रश्न काल की, क्यों आवश्यक है, और साथ ही साथ हमने बात करी तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अल्प अवधि पर जो प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, अल्प अवधि सूचना वाले प्रश्न क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रश्न काल की क्या इम्पोर्टेंस है, उस समय कैसा माहौल हो जाता है। तो ये सारी बातें हमने इस टॉपिक के लेक्चर 1 में बात की। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रश्न कैसे ग्रहित किए जाते हैं, संसद में प्रश्न जो लेने हैं, अर्थात कौन से प्रश्न संसद में उठाए जाएंगे, तो वो कैसे डिसाइड किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया जाए, कुछ भी कह दिया जाए, या कोई भी प्रश्न संसद में उठा दिया जाए, इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि उसका सोशल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, या जो क्वेश्चन आंसर उठाए जाते हैं संसद में, जो प्रश्न किए जाते हैं, उनका इम्पैक्ट बाहर भी बहुत बड़े स्तर का पड़ता है। चीज़ें वैसे ही फिर सामने समाचार पत्रों में छपती हैं, अब तो टीवी पर सीधा कार्यवाही भी आती है, तो उसमें कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, चीज़ें कैसी सामने निकल कर आएंगी कि हमारे संसद में कैसे कार्य हो रहा है, किस तरीके के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के या कैसे भी जो मन में आए, जो मर्जी में आए वो प्रश्न उठा ले संसद में, ऐसा नहीं होता। कौन से प्रश्न उठाए जाएंगे, कौन से नहीं, ये भी डिसाइड होता है कि किस तरीके के प्रश्न संसद में उठाए जा सकते हैं या नहीं उठाए जा सकते। कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको संसद ग्रहण करेगा, और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनको संसद ग्रहण नहीं करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, प्रश्न कैसे ग्रहित किए जाते हैं, अर्थात ग्रहित लेना कैसे उठाएगा, वो कौन से प्रश्न ऐसे होंगे जो संसद में उठाए जा सकते हैं। प्रश्न ग्रहित करने से पहले उसकी सही छानबीन आवश्यक है। यानी कि अगर कोई प्रश्न आपके सामने आया है कि ये प्रश्न है, तो उसकी सही छानबीन आवश्यक है कि उसके आंकड़े सही हैं, उसमें जो जानकारी दी है वो सही है। ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति पर पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, या फिर उसकी सामाजिक सोशल छवि पर, किसी भी छवि पर कोई गलत इम्पैक्ट डल जाए उससे, और चीज़ें वो सही ना हो, जानकारी ना हो वो सही, क्योंकि एक जरा सी जानकारी से किसी की पूरी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, सरकार की चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है गलत चीज़ से। आपको पता है ना कि एक गलत चीज़ पूरा सिस्टम खराब कर देती है। तो हो सकता है उससे की छवि, उसका जीवन, उसका सामाजिक जीवन, उसका व्यक्तिगत जीवन, या कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है, कोई सोशल इम्पैक्ट हो, कोई संसद की छवि पर इम्पैक्ट पड़ जाए, तो किसी भी तरीके का कोई ऐसा गलत इम्पैक्ट नहीं पड़े, इसलिए कौन से प्रश्न हैं उनकी छानबीन की जाती है पहले। तो ये बात यहाँ की जा रही है कि प्रश्न ग्रहित करने से पहले उसकी सही छानबीन आवश्यक है। कुछ प्रश्न गलत जानकारी व गलत तथ्यों, निष्कर्षों पर आधारित हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिनकी जानकारी गलत हो, सही तथ्य ना हो, सही जगह से वो तथ्य ना उठाए गए हों, सही जगह से उनकी जानकारी ना ली हो, और जो जानकारी दी गई है वो गलत हो। तो इससे क्या होगा, सारा का सारा जो इम्पैक्ट है वो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। कहते नहीं है कि एक टोकरी में आपने 10 फल रख रखे हैं, 10 एप्पल रख रखे हैं, मैंगो जो भी है आपने रख रखे हैं उसमें, और एक उसमें ख़राब रख दीजिए, 10 सही हैं और उसमें से एक ख़राब कर लीजिए, तो बाकी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी छवि भी ख़राब होगी, उस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बाकी चीज़ें भी तो ख़राब होंगी, वो सारी चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी। साथ ही साथ संसद की अपनी एक गरिमा है, उसकी रेपुटेशन है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अब तो बड़े स्तर पर मीडिया भी है, चीज़ें भी हैं, प्रसारण भी होता है। तो क्या समाज पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि किस तरीके से कार्य करा जा रहा है, कैसे कार्य हो रहा है, कैसे क्वेश्चन रखे जाते हैं, कुछ भी पूछा जाता है, गलत तथ्य हैं, गलत आंकड़े हैं, गलत जानकारी है।
प्रश्न ग्रहित करने से पहले उसकी सही छानबीन आवश्यक है। कुछ प्रश्न गलत जानकारी व गलत तथ्यों निष्कर्षों पर आधारित हो सकते हैं, जिससे सरकार को या किसी व्यक्ति के सरकारी व निजी हैसियत से, यानी कि उसके गवर्नमेंट वर्क है या सरकारी वर्क है या उसका निजी पर्सनल, सरकारी निजी हो या सरकारी, किसी भी चीज़ कोई भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसको व्यक्तिगत तौर पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर सोशल, सरकारी, गवर्नमेंट तौर पर भी उसको इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो व्यक्ति के सरकारी या निजी हैसियत से उसे अनावश्यक परेशानी हो सकती है। इस मुश्किल स्थिति से बचने के लिए दोनों सदनों के नियमों में कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनके अनुसार प्रश्न ग्रहित किए जाते हैं। तो ये जो स्थिति ऐसी ना आए, सरकार पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, संसद की गरिमा ना खराब हो या किसी के भी व्यक्तिगत जीवन पर, सरकारी जीवन पर, जो भी वो कार्य करता है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो इस स्थिति से बचने के लिए दोनों ही सदन, अर्थात दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में कुछ शर्तें, कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं कि कौन से प्रश्न लिए जाएंगे और कौन से नहीं लिए जाएंगे। यदि कोई आरोपात्मक प्रश्न तथ्यों पर आधारित ना हो, यानी पर आपने किसी पर कोई आरोप लगाया, उसका कोई प्रूफ है नहीं आपके पास, आप ऐसे कैसे आरोप लगा देंगे? आरोप कैसे लगाएंगे? आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए, प्रूफ भी सही होना चाहिए। जो उसका प्रूफ है, उसके तथ्य हैं, जो उसकी जानकारी है, वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर भी ऐसे ही आरोप कोई लगा देंगे। हो सकता है आपके आरोप के कारण उसका पूरा जीवन, उसकी चीज़ें पता नहीं कहाँ तक उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ जाए, कहाँ तक खराब हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, जब वो व्यक्ति संसद के समक्ष अपने लिए कि वो कह नहीं सकता कि ये चीज़ गलत है, वो है नहीं, खड़ा नहीं है, चीज़ें नहीं, और आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, फिर वो कैसे सफाई पेश करेगा, कैसे चीज़ पेश करेगा? तो आरोप लगाना कोई आसान काम नहीं होता। आप देखिए, आप जर्नलिस्ट आपके आसपास ही देखिए, अगर कोई पुलिस का आजकल ये भय कि अच्छाई में तो कम बुराई में ज़्यादा चीज़ें, कि अगर कोई सीधे मुंह भी बात कर रहा है ना, तो सोचेंगे पता नहीं, बताओ ये पुलिस के इसके घर क्यों आ गई? कोई नॉर्मल भी पूछने आ गया ना, इसके घर पुलिस क्यों आ गई? तो ये चीज़ होती है कि अगर कोई अच्छी छवि वाला है, सामाजिक है, उसे नॉर्मली आप सोचो कि किसी व्यक्ति पर गलत आरोप उस पर लगा दिया जाए, बाद में बेशक उसको आरोप मुक्त कर दिया जाए कि हाँ, कह दें कि ठीक है ये चीज़ गलत थी, परंतु एक बार अगर आरोप लग गया और वो व्यक्ति पुलिस थाने, जेल चला गया, तो पूरा जीवन उसका इम्पैक्ट, चाहे उसको बरी कर दिया गया हो, बाद में उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिला हो, परंतु जीवन पे एक धब्बा लग ही जाता है, लग जाता है ना। सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, चीज़ें क्योंकि बड़े स्तर पर बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप कुछ है, तब इतनी कोई टेंशन नहीं होती, वो तो कितनी बार बाहर अंदर आते जाते रहते हैं, फिर भी कोई टेंशन नहीं होती। परंतु अगर हम नॉर्मल समाज, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, अगर उनकी बात करेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, उनकी बहुत बड़ी सोशल छवि खराब हो जाती है, रिश्तेदारी में, परिवार में चीज़ें खराब हो जाती है। अगर आप कोई ऐसा ही आरोप लगा दे, बेशक वो आरोप गलत है, बाद में ये सिद्ध हो गए कि गलत है, परंतु वो इम्पैक्ट, वो धब्बा तो उस पर पड़ ही जाएगा। यही बात यहाँ है कि यदि कोई आरोपात्मक प्रश्न तथ्यों पर आधारित ना हो और किसी वर्ग या संस्था के बारे में ना होकर किसी व्यक्ति के बारे में हो, यानी कि व्यक्तिगत कोई आरोपात्मक प्रश्न है कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है, तो यही कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के बारे में हो तो सामान्यतः उसे ग्रहित नहीं किया जाता, उसे नहीं लिया जाता सामान्य तौर पर। हाँ, बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं लेंगे, परंतु कुछ पक्के प्रूफ ऐसे होने चाहिए। अब आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ है, तो प्रूफ भी तो पक्का होना चाहिए। उसकी सारी जीवन, उसकी छवि, सब कुछ खराब हो जाएगा। आप ऐसे ही बिना सबूत के किसी को कैसे कह सकते हैं कि हाँ जी आप गिरफ्तार होकर पुलिस थाने चलिए है, वो है। आप बिना बात में किसी को क्यों अरेस्ट कर लेंगे? कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए भाई। किसी पे आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, कोई आरोप लगा रहे हो, उसके को बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के, वो भी पक्के तथ्य, सही जानकारी के, आप कैसे किसी पर कोई आरोप लगा सकते हैं? तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई आरोपात्मक प्रश्न तथ्यों पर आधारित न हो और किसी वर्ग या संस्था के बारे में न होकर
अर्थात किसी वर्ग संस्था के बारे में छानबीन हो जाएगी, चीज़ें होगी, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। और ना होकर किसी व्यक्ति के बारे में हो तो, यानी कि व्यक्ति के बारे में पर्सनल तौर पर किसी पर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो वो सामान्य तौर पर उस प्रश्न को संसद में नहीं लिया जाता। सामान्य तौर पर हाँ, कोई ऐसी बड़ी बात है जिसके पक्के प्रूफ भी हैं, सबूत भी है, चीज़ें हैं, तो उसको ग्रहित कर लिया जाएगा, वो भी उसकी सारी स्थिति देख कर, छानबीन कर कर। परंतु सामान्य तौर पर ऐसे प्रश्न नहीं लिए जाते हैं, आरोपात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्नों के तथ्यात्मक आधार का पता लगाने के लिए, यानी कि तथ्य क्या है, क्या बिहाफ है, किस बेस पर ये चीज़ें लगाई है, क्या आरोप लगाया है, क्या है सबूत, तो यही कहा गया है कि ऐसे प्रश्नों के तथ्यात्मक आधार का पता लगाने के लिए यह ग्रहित करने से पहले उन्हें संबद्ध मंत्रालय, यानी कि उससे संबंधित जो मंत्रालय है, विभाग या कोई विभाग है उससे संबंधित, जिसके विषय में भी बात की जा रही है, के पास भेजा जाता है साथ ही साथ। तथा कभी कभी सदस्यों से भी कहा जाता है कि वे प्रश्न में लगाए गए आरोप के समर्थन में सामग्री भेजें, यानी कि वो खुद भी कोशिश करते हैं, जब छानबीन करते हैं उससे संबंधित विभाग को भेजते हैं, उससे संबंधित विभागों को से मंत्रालयों से पूछताछ करते हैं। साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है, जिसने आरोप लगाया, उससे कहा जाता है कि अगर आपने आरोप लगाया है तो आप सबूत भेजें, वो तथ्य भेजें, वो तथ्य वाली सामग्री भेजें, क्या है वो, किस काम पर, किस बिहाफ पर, किस बेस पर आपने ये काम किया, ये आरोप लगाया है, तो ये बात कहते हैं वहाँ पर। यदि किसी प्रश्न का विषय किसी न्यायालय के समक्ष, अर्थात समक्ष, सामने, तो यदि किसी प्रश्न का विषय किसी न्यायालय के समक्ष या विधि के अधीन बनाए गए, अर्थात विधि कानून के अधीन बनाए गए किसी अन्य न्यायाधिकरण या निकाय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हो या किसी संसदीय समिति के विचाराधीन हो, तो ऐसा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। क्यों? अब कोई प्रश्न न्यायालय के आगे है या फिर न्यायालय के समक्ष रखा हुआ है, वहाँ पर विचाराधीन है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको संसद में अलग अलग से काम करेंगे। हाँ जी, पापा जी से अलग पूछ रहे हैं, मम्मी जी से अलग पूछ रहे हैं, बड़ी बहन से अलग पूछ रहे हैं, बड़े भाई से अलग पूछ रहे हैं, कैसे, क्या अलग है क्या? सब परिवार से अलग नहीं है ना, ये थोड़ी ना आपसे अलग पूछेंगे, आप उनसे बड़े, ऐसे अलग कैसे, सब एक है, लोकतंत्र है, सब एक साथ हैं। हाँ, सबकी शक्तियाँ अलग हैं, चीज़ें रंग के, परंतु फिर भी सब एक साथ हैं, एक ही माला के मोती हैं सब। ऐसा नहीं कि आपसे, आपके सामने, वहाँ पे जब किसी न्यायालय में या कोई भी न्यायाधिकरण है जिसके समक्ष कोई मामला पहले से ही लंबित है या फिर संसदीय समिति के समक्ष वो मामला लंबित है, पहले से ही विचाराधीन है, तो उस प्रश्न को भी संसद में ग्रहित नहीं किया जाएगा। भाई पहले से ही उस पर काम चल रहा है, उस पर विचार चल रहा है, मामला है किसी के सामने, उस पर काम चल रहा है, तो संसद में प्रश्न क्यों आ जाएगा? तो यहाँ पर यह किया जाए कि उस पर भी ऐसा प्रश्न भी पूछने की अनुमति नहीं है। क्लियर? तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रश्न पूछ सकते हैं संसद में, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा कौन कौन से प्रश्न नहीं पूछ सकते। तथा व्यक्तियों के बारे में पूछे गए प्रश्न स्वीकृत नहीं किए जाते। व्यक्तियों के बारे में कोई पर्सनल तौर पर कोई प्रश्न पूछने लगे, हो सकता है उसको कोई अच्छा ना लगता हो, कोई जेलसी हो, कोई ईर्ष्या हो, और व्यक्तिगत तौर पर बिना ऐसे ही उसके छवि पर इम्पैक्ट डालने के लिए कोई क्वेश्चन कर रहा हो कि इसकी सोशल छवि खराब हो जाए, उसकी छवि पर कोई इम्पैक्ट पड़ जाए, तो इसी कारण क्या कहा गया है कि तथा व्यक्तियों के बारे में पूछे गए प्रश्न स्वीकृत नहीं किए जाते, अथवा जिन देशों के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध हैं उनके बारे में अशिष्ट कथनों वाले प्रश्न स्वीकृत नहीं किए जाते। यानी कि भारत के जो मित्र देश हैं उनके संबंध में अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और उसमें कोई अशिष्ट बात लिखी हुई है, गलत कथन लिखा हुआ है, तो उस प्रश्न को भी स्वीकृत नहीं किया जाएगा। भाई मित्र देश है, मित्रों के खिलाफ अशिष्ट व्यवहार, अशिष्ट शब्द, अशिष्ट वाक्य क्यों? इससे हमारी मित्रता खतरे में नहीं आ जाएगी, दोनों देशों में दुश्मनी नहीं हो जाएगी, बैर नहीं हो जाएगा, मनमुटाव नहीं हो जाएगा। यही कहा गया है कि जिन देशों के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध हैं उनके बारे में अशिष्ट कथनों वाले प्रश्न भी स्वीकृत नहीं किए जा सकते। हाँ, कोई बात पूछनी है तो एक तरीका होता है, सभ्य वे होता है, नॉर्मल वे पे, जिससे उनको ऐसा ना लगे कि हमारा को गलत तरीके से रखा गया है, हमारे लिए गलत शब्द प्रयोग किए गए हैं। भाई किसी से कोई शब्द पूछना, कहते नहीं कि भाई बड़ों से बात करने का भी एक तरीका होता है। अगर उनको आपको उनसे कुछ पूछना भी है तो एक तरीके से पूछोगे, एक
मैनर्स, एक तरीका झलकना चाहिए कि हाँ आप सभ्य हैं, आप उनकी छवि पर इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। तो कुछ तरीके होते हैं, आप उस तरीके से पूछेंगे। ऐसा नहीं है आप कुछ भी असभ्य वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपस में मनमुटाव हो जाएगा दोनों देशों में। परंतु यदि कोई प्रश्न उच्च पद वाले, यानी कि हाई प्रोफाइल कोई पद है, उच्च पद है कोई, परंतु यदि कोई प्रश्न उच्च पद वाले किसी व्यक्ति के बारे में हो या उसके द्वारा सिद्धांत या नीति का कोई महत्वपूर्ण मामला जनहित में, लोगों के हित में अर्थात जनता के हित में कोई ऐसा मामला उठाया गया हो, तो उसे ग्रहित किया जा सकता है। यानी कि कोई उच्च पद वाला प्रश्न है कि ये चीज़ ऐसे है, पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा या उस व्यक्ति के बारे में कोई सिद्धात्मक कोई ऐसी बात हो, ऐसा मुद्दा हो, ऐसा प्रश्न हो जो जनहित में हो, लोक हित में हो, जनता के हित में हो, तो उसको ले लिया जाता है, उस प्रश्न को ग्रहित कर लिया जाता है। साथ ही साथ ध्यान में रखना होता है कि प्रश्न किसी ऐसे मामले के बारे में नहीं होना चाहिए जो मूल रूप से भारत से संबंध नहीं रखता हो। अब भारत से संबंध नहीं रखता तो उस मामले को उठाकर क्या करेंगे, अगर कोई प्रश्न उठाया जाना है तो वो बाहर में उच्च पद में, आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है बाहर जो विदेश लोग रह रहे हैं, विदेश में भारतीय मूल के होते हैं, उनसे संबंधित बात उठती है ना कि भाई उस देश में ये चीज़ हो रही है, आप वहाँ से भारतीयों को निकाल के लाइए। विदेश मंत्रालय से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इतने % लोग भारतीय हैं, उन भारतीयों के को आप क्या आप अपने देश में कब वापस ला रहे हैं, कब तक ला रहे हैं, वहाँ पे इतना बड़ा हमला हो चुका है। ये यानी कि अगर कोई भी भारतीय बाहर जाके मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, विदेश मंत्रालय को संपर्क करेगा, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो भारतीयों की रक्षा करे, उनको सकुशल वापस लाए भारत में। तो सारे क्वेश्चन आंसर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से किए जाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। परंतु वो जो क्वेश्चन, जिसके बारे में क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है, चीज़ें वो कहीं ना कहीं मूल रूप से भारत से जुड़ी होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है आप पाकिस्तान के बात करेंगे या चीन के बारे में बात करेंगे, उससे भारत का क्या लेना था। हाँ, परंतु भारत से संबंधित कोई भारत का नागरिक वहाँ फंस गया है, चीज़ें हो गई हैं, क्या कहा गया कि भारत से जुड़ा होना चाहिए, वो मूल रूप से भारत से जुड़ा हो। अब हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को किस तरीके से ला रहा है। हाँ, ज़रूरी तो नहीं है वहाँ भारत के ही हो, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। तो हमारा विदेश मंत्रालय ये थोड़ी ना कहेगा वहाँ जाकर, या ये प्रश्न थोड़ी ना किया जाएगा हमारे विदेश मंत्रालय से कि आप वहाँ पाकिस्तान के लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं। आप वही तो प्रश्न कर सकते हैं कि भारत के लोग फंसे हुए हैं, आप उनको कैसे लाएंगे, क्या उनके लिए आपने सहूलियत दी है, क्या कर रहे हैं, आपने उनसे, उस सरकार से भी कांटेक्ट किया नहीं किया, कैसे हमारे भारतीय भाई वापस आएंगे, भारतीय लोग वापस आएंगे। तो आप यही तो पूछ सकते हैं। या आप ये भी पूछेंगे कि भाई पाकिस्तान के भी फंसे हुए हैं, आपने पूछा कि पाकिस्तान वाले लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे लाएंगे वो अपने लोगों को, तो ये नहीं कर सकते। क्लियर, यही कहा गया है यहाँ पर कि प्रश्न किसी ऐसे मामले के बारे में नहीं होना चाहिए जो मूल रूप से भारत से संबंध नहीं रखता। वह प्रश्न जिनमें तर्क, निष्कर्ष, कहते नहीं बड़ा तर्क वितर्क करता है, इससे तो राम ही बजाय, इतने क्वेश्चन आंसर करता है, ये नहीं, ये नहीं, ये कैसे, ये नहीं। तो ये कहा गया कि वह प्रश्न जिनमें तर्क, निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष, मान हानिकारक कथन, किसी की मान को, सोशल इम्पैक्ट को कहते नहीं, ये मेरे मान हानि हो गई, मेरा मान क्या होता है, समाज में इज्जत, रेस्पेक्ट की, मान हानिकारक शब्द, कहते नहीं तू तड़ाक बोल दिया, अब्यूजिंग लैंग्वेज बोल दी, गाली दे दी, अर्थात कि ये मान हानि हो गई मेरी, तुमने मुझे तू कैसे बोला। यही कहा गया है यहाँ पर कि वह प्रश्न जिसमें तर्क, निष्कर्ष, मान हानिकारक कथन हो या किसी व्यक्ति की सरकारी या सार्वजनिक हैसियत से नहीं बल्कि उसके व्यक्तिगत अर्थात निजी व्यक्तिगत रूप से उसके चरित्र या आचार का उल्लेख हो, जिस प्रश्न में, या मांगने की जगह जानकारी दी हो, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, जानकारी मांगी नहीं है, बता दी गई है कि ये व्यक्ति तो ऐसा है, वैसा है, ऐसे चलता है, ऐसे करता है, सारे उसके बारे में बता दी गई हो। कहते नहीं है कि किसी का हमें ज़्यादा नॉलेज है, चीज़ें हमें सारा पता है, उसके बारे में हम बता देंगे,
स्कूल में क्या होता है, मैम ये कर रहा था, लंच में वहाँ खेल रहा था, वहाँ जाने के लिए मना करी थी, ये कर रहा था, मम्मी भैया ऐसे कर रहे थे, मम्मी दीदी ऐसे कर रही थी। तो उसके बता नहीं रहे, वो तो बता रहे हैं कि जिससे डांट पड़े, पूछ नहीं रहे वो कुछ भी जानकारी कि भैया कहाँ गए हैं या ये दीदी कहाँ गई हैं, वो तो बता रहे मम्मी दीदी वहाँ गई थी घूमने, आपको पता आपने मना किया था ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि उसके चरित्र या आचार का उल्लेख हो या मांगने की जगह जानकारी दी हो, कि डांट पड़े हुए जानकारी दे दो, ये चीज़ ये सदस्य ऐसे कर रहा था, जानकारी दी हो, वह प्रश्न भी ग्रहित नहीं किए जाते। भाई हो सकता है उसने जानकारी गलत दे दी हो, तो उसके तो सारे इम्पैक्ट, उसका जो सोशल इम्पैक्ट है, पर्सनल इम्पैक्ट है, जो भी उसकी छवि है वो सब समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एक स्पॉट, एक धब्बा लग जाएगा उस पर। लोक महत्व के प्रश्न, आपको पता है लोक महत्व जनता के हित से संबंधित प्रश्न, अर्थात लोक महत्व के प्रश्न व जिन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो, उनको तारांकित प्रश्नों के रूप में मौखिक उत्तर के लिए रखा जाता है। यानी कि जो प्रश्न ऐसे हैं जो लोक महत्व हैं और उन पर संभावना है कि इसके अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो उनको तारांकित प्रश्नों में रखा जाता है। आपको कल बता दिया है कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं और अतारांकित क्या होता है। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिन पे तारांक लगा हो, जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है, जिन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो प्रश्न कौन से होते हैं, तारांकित। और अतारांकित कौन से होते हैं, जिन पर तारांक नहीं लिखा होता, जिसके उत्तर लिखित दिए जाते हैं, जिन पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। तारांकित का बिल्कुल उल्टा रिवर्स है अतारांकित। यही बात यहाँ की गई है कि लोक महत्व के प्रश्न व जिन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो, उनको तारांकित प्रश्नों के रूप में मौखिक उत्तर के लिए रखा जाता है, तथा जिनमें विस्तृत आंकड़े मांगे हो, कोई लंबे आंकड़े हो। अब आंकड़े, कितने आंकड़े आप दिमाग में ध्यान रखेंगे, तो विस्तृत आंकड़े जिसने मांगे हो, जिनमें विस्तृत आंकड़े मांगे हो या स्थानीय रुचि के मामले, स्थानीय स्तर जैसे गांव देहात, आपके लोकल स्तर, तो स्थानीय रुचि के मामले से संबंधित हो, उनको अतारांकित रूप में लिया जाता है। अतारांकित क्योंकि उनका लिखकर क्वेश्चन, अब लंबे चौड़े आंकड़े दिमाग में कितना ध्यान रखेंगे आप, हो सकता है कुछ भूल जाएं, कुछ गलत जानकारी दिमाग में नहीं ध्यान रहे, कुछ गलत निकल जाए मुंह से, गलत जानकारी हो जो आपको ध्यान नहीं रही, आप कुछ है तथ्य कुछ और है, आपके दिमाग में कुछ और ध्यान रहा और आपने गलत कुछ बता दिया, फिर क्या होगा, और भी दिक्कत। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न को अतारांकित रूप में लिया जाता है। परंतु यह अध्यक्ष के विवेक, अर्थात उसके विवेकाधिकार, उसके अपने विवेक पर आधारित है अध्यक्ष के, कि वह जैसे उचित समझे किसी प्रश्न को लिखित या मौखिक उत्तर के लिए रखे। तो अध्यक्ष के ये अपने विवेक पर, स्वयं विवेक पर आधारित है कि वो जो उचित समझे कि किस प्रश्न को मौखिक के लिए रखना है और किसको लिखित के लिए। क्लियर। प्रश्नों संबंधित सूचनाओं की छानबीन की जाती है। जो भी प्रश्न में सूचनाएं दी हैं उनकी छानबीन की जाती है कि क्या वह प्रक्रिया के अनुकूल हैं, क्या वो संसद के नियमों के, प्रक्रिया के अनुकूल हैं, उनमें संसदीय प्रथाओं का उल्लंघन तो नहीं होता। यानी कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो प्रश्न लिए जा रहे हैं, जो प्रश्न रखे गए हैं, उनसे किसी संसदीय प्रक्रिया का, नियमों का, प्रथाओं का उल्लंघन तो नहीं होता। तब उनको जिस दिन उनका उत्तर दिया जाना हो, अगर ऐसा नहीं होता, उल्लंघन नहीं होता, वो संसद की प्रक्रिया के अनुकूल हैं, तब उनको ग्रहित किया जाता है। और तब उनको जिस दिन उनका उत्तर दिया जाना हो, आंसर दिया जाना हो, उस दिन की लिखित व मौखिक अलग अलग प्रश्नों सूचियों में रखा जाता है। यानी कि लिखित और मौखिक दो अलग अलग सूचियां बनाई जाती हैं, ये याद रखिएगा। इसमें लोकसभा का कोई सदस्य तारांकित व अतारांकित श्रेणी के एक दिन में 5 से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकता। कितना? 5 से अधिक। क्या कहा गया है कि लोकसभा का कोई सदस्य तारांकित व अतारांकित श्रेणी के, तारांकित व अतारांकित श्रेणी के एक दिन में 5 से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकता। इसके अतिरिक्त एक दिन में एक ही सदस्य, क्या कहा गया है, इसके अतिरिक्त एक दिन में एक ही सदस्य के राज्यसभा में अधिक से अधिक 3, राज्यसभा में कितने? अधिक से अधिक 3 तारांकित
और लोकसभा में अधिक से अधिक एक तारांकित प्रश्न ग्रहित किया जाता है, यानी कि एक सदस्य का कोई एक सदस्य है, उसको क्वेश्चन पूछना है तो उसका राज्यसभा में अधिक से अधिक 3 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके द्वारा, और लोकसभा में अधिक से अधिक 1 तारांकित उसका प्रश्न लिया जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा आप ये चीज। किसी एक दिन भी तारांकित प्रश्न सूची में कुल 20 प्रश्न होते हैं। क्या कहा गया है कि किसी एक दिन की जो तारांकित प्रश्न की सूची होती है, सिर्फ एक दिन की, पर डे की अलग अलग बनाई जाती है, याद रखिएगा। तो किसी एक दिन की तारांकित प्रश्न की सूची में कुल 20 प्रश्न होते हैं, 20। लोकसभा में किसी एक दिन की अतारांकित प्रश्न सूची में अधिक से अधिक 230 प्रश्न होते हैं। कितने? लोकसभा में 230 होते हैं अतारांकित प्रश्न की सूची में, बता रहे हैं ये। क्लियर? राज्यसभा में ऐसी कोई सीमा नहीं है, राज्यसभा में कोई लिमिट नहीं है, परंतु सामान्यतः किसी एक दिन की अतारांकित प्रश्न सूची में 200 से कम ही प्रश्न होंगे। लिमिट नहीं है, परंतु फिर भी सामान्य तौर पर 200 से कम ही प्रश्न होंगे राज्यसभा में, क्योंकि एक लिमिट है, टाइम तो है कम से कम। चलो लिमिट नहीं है, पूरा टाइम तो है कि भाई क्वेश्चन है, आंसर है, थोड़ा टाइम भी ऐसा थोड़े नहीं आ रहे हैं, दिख रहे आ रहे हैं, जा ठीक है, प्रश्न रखा, जाओ प्रश्न रखा, हो गया, कुछ बातचीत होगी, चीज़ें होगी, टाइम भी लगेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखे भी 200 से ज़्यादा नहीं होते, फिर भी सामान्य तौर पर। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों को 5 समूह A, B, C, D और E ग्रुपों में विभाजित किया गया है। क्या कहा गया है कि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों को और विभागों को 5 समूह A, B, C, D और E ग्रुपों में विभाजित किया गया है। वह क्रमशः, यानी कि लगातार क्रमशः सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को, गुरुवार अर्थात आप वीरवार कह सकते हैं, बृहस्पतिवार कह सकते हैं, जो कहना है, थर्सडे कह सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्रालयों के इन ग्रुपों के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं। क्लियर? ग्रुप इस प्रकार बनाए जाते हैं कि प्रत्येक मंत्री के लिए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए लोकसभा में सप्ताह में 1 दिन निश्चित हो, वो राज्यसभा में उत्तर देने के लिए सप्ताह में कोई अन्य दिन निश्चित हो। यानी कि कोई भी क्वेश्चन है, अब एक ही दिन दोनों सदनों के लिए किसी मंत्रालय के निश्चित कर देंगे तो कैसे होगा? तो एक दिन लोकसभा के लिए हो और कोई अन्य दिन, जिस दिन लोकसभा को उस दिन नहीं, उससे कोई अन्य दिन राज्यसभा के लिए निश्चित हो। क्लियर? तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि लोकसभा में 1 दिन निश्चित हो व राज्यसभा में उत्तर देने हेतु सप्ताह में कोई अन्य दिन निश्चित हो। तो इस तरीके से वहाँ पर कार्य होता है, इस तरीके से बांटा गया है। प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित तिथि से कम 5 दिन पहले, क्या? प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित तिथि से कम 5 दिन पहले अंतिम रूप से ग्रहित प्रश्नों की सूची मंत्रालयों को भेज दी जाती है, ताकि उनके उत्तर तैयार करने के लिए मंत्रालयों को पर्याप्त समय मिल सके। तो क्लियर रखिएगा, कितने दिन पहले? कम से कम 5 दिन पहले प्रश्न पूछने के लिए उनके पास सूची भेज दी जाती है। जी आपका नंबर है, आप अपना तैयार रखिए। क्या होता है, वाइवा हो रहा हो या फिर आपका ओरल कोई हो तो आपके को पता होता है, हाँ कि रोल नंबर चेक करते हैं, ठीक है, 2 के बाद 3, अब तो 4 ही बचे, 4 के बाद 4 बच्चों के बाद मेरा नंबर है, तैयार है, क्या क्या पूछ सकते हैं, फिर पढ़ते हैं। वाइवा वगैरह अगर आप ग्रेजुएशन में MA करते हैं, जो भी करते हैं, आपका वाइवा होता है या आप ओरल पेपर देने जाते हैं, तब क्या होता है, मौखिक, अगर आप ओरल मौखिक अर्थात, तब हाँ भाई 4 बच्चे रह गए मेरे आगे, अब तो पढ़ लूँ, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, तैयार करेंगे अपने आप को, क्या क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो इसी तरीके से 5 दिन पहले कम से कम सूचना पहुंचाती जाती है। जी आपका नंबर है, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो अपने आंकड़े, अपने आप को तैयार रखता है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, अब उनका जवाब तैयार रखता है कि हाँ मुझे ये बोलना है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तथ्य रखता है, जैसे भी उसको देना हो, जिस तरीके के भी प्रश्न, तारांकित क्या रूप है, उस रूप में वो जवाब को तैयार रखता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर धन्यवाद। इसके और भी लेक्चर, क्योंकि अभी प्रश्न काल, शून्य काल पर और डिटेल जानकारी, क्योंकि पढ़ो ऐसे कि दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। क्लियर?